am Harpreet Singh, biology teacher. Today we will discuss about the National Children's Science Congress, a program under the flagship of National Council for Science and Technology Communication, that is NCSTC. सो आज का हमारा वीडियो रहेगा पूरा इस बात पे कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है, जिसमें हम हर साल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन रखा जाता है, जिसके अंदर जो 10 to 17 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस कंपटीशन का मेन मोटिव क्या है? इसमें जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इसमें मेथडोलॉजी क्या होगी, सो टीचर का क्या रोल रहेगा, बच्चों के किस टाइप के प्रोजेक्ट हैं उनको सिलेक्ट करना है। आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करेंगे सबसे पहले मोटिव ऑफ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। तो क्या मोटिव लेके आगे चले नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में? तो मोटिव ये था, दैट इज जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, टू एनकरेज द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री टू यूज देयर थॉट प्रोसेस टू एड्रेस सोसाइटल प्रॉब्लम्स एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन इन ए साइंटिफिक मैनर। यानी कि मेन मोटिव ये होता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो 50% पॉपुलेशन है वो चिल्ड्रंस की है। तो अगर इतने ज्यादा हमारे पास बच्चे हैं, तो अगर वो बच्चे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे जाते हैं तो खुद सोचो कि हमारे देश की कितनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी। सो उसके लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। तो किस तरह से तैयार करना है कि हमारे पास जितने बच्चे होंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है पॉजिटिव वे में उसको आगे लेके जाएं। उनके पास जो प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम, लोकेलिटी की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। तो वो बच्चे जब उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूचर के अंदर, तो हर एक लोकेलिटी से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक स्टेट से हमारे पास कितने सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। और हो सकता है कि वो जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो हमारे इंटरनेशनल लेवल तक भी जाए। सो ये हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसको डेवलप करना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, ताकि जो बच्चे आज नेगेटिव साइड जा रहे हैं वो ना होके वो हमारे पॉजिटिव साइड जाए और हमारे कंट्री का, हमारे देश का जो है नाम ऊपर करें। सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का। सेकंड पॉइंट, अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, वो बच्चे होंगे 10 to 17 एज ग्रुप। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 10 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे वो जूनियर ग्रुप से बिलोंग करेंगे। 14+ to 17 तक जो होंगे वो हमारे सीनियर ग्रुप में बिलोंग करेंगे। अब बात आती है कि ये डेट हम कब तक देखेंगे, ये होगी हमारी 31 दिसंबर तक। तो इस साल जो 31 दिसंबर है तब तक हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि तब हमारा नेशनल होता है। तब तक वो बच्चा अगर 14 में पार्टिसिपेट करता तो 15 का नहीं होना चाहिए, वो 14 का ही रहना चाहिए, इसलिए हमने ये डेट डिसाइड की। अब बात आती है थर्ड कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो 2018 के बाद जब से ये हमारा बोल सकते हो कि कोरोना या पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तब से डिसाइड किया गया है कि हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लेंगे एक प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कन्फाइंड नहीं है कि स्कूल के बच्चे ही होंगे। सो आउट ऑफ स्कूल भी कोई बच्चे है, अगर उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसके बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, तो वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो स्कूल के टीचर्स ही हैं वो ही उस बच्चे को एनकरेज करेंगे, नहीं। अगर उसका कोई टीचर आउट ऑफ स्कूल है तो वो भी उसको गाइड कर सकता है और उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो ये भी हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में नहीं है लेकिन गाँव के अंदर कहीं पे हैं, लेकिन उनके पास ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लोकेलिटी से रिलेटेड कोई मेडिसिन बना सकते हैं, जिनको नॉलेज ऐसी कोई एंशिएंट नॉलेज है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि हमारे पास इस नेशनल चिल्ड्रन साइंस क्लब में जो प्रोजेक्ट है उसका मेन मकसद बच्चों को क्या सिखाना है, किस तरह की लर्निंग होगी, क्या सीखेंगे इससे बच्चे, क्योंकि लर्निंग तो होगी उन बच्चों के अंदर। तो क्या होगा, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास
लर्निंग साइंस बाय डूइंग, तो वो कोई भी काम कर रहे हैं तो वो जैसे वो तो प्ले वे मेथड में कर रहे हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग, कुछ भी सीखते हैं तो खुद करके सीखें, है ना, बाय हैंड। नेक्स्ट, इससे वो सीखते हैं, उनको क्या लर्निंग होगी, टीम वर्क, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होता है वो टीम में काम किया, तो उसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे, उनमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टिसिपेट तो दो ही करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो उसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी मदद करेंगे। सो यहाँ पे एक स्पिरिट होगी, दैट इज टीम वर्किंग। नेक्स्ट, लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा जब रिप्रेजेंट करता है उस टॉपिक को, उस मॉडल को, तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करता है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट, इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, क्योंकि हमने बोला कि ये जो प्रॉब्लम्स है मोस्टली सोसाइटी से होनी चाहिए। अगर सोसाइटी से हैं, लोकेलिटी से हैं, तो वो बच्चा जब 10 जगह पे जाएगा उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए, उसकी थीसिस को लेके जाएगा, तो तब उसकी इंटरेक्शन जो है वो अलग अलग एज ग्रुप के साथ होगा, तो इससे बच्चों के अंदर इंटरेक्शन जो है वो भी बढ़ेगी। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट में आएंगे तो उनकी वो हेजिटेशन भी रिमूव होगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम थी, तो जब हम उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, इट मीन्स कि हम सोसाइटी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह सामने आ रहे हैं, तो हमारे उस प्रोजेक्ट से बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी को फायदा होने जा रहा है, तो हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी ले सकते हैं। देन साइंटिफिक एटीट्यूड, इट मीन्स कि बच्चा जो है जब साइंटिफिक काम करेगा, मीन्स साइंस का मीनिंग ये है कि विद प्रूफ काम करेगा, भाई हाँ इसका सोल्यूशन है तो हमें ये प्रूफ दी है, तो उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप होगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये बच्चों के अंदर आएंगी, इनकलकेट होगी बच्चों के अंदर। अब अगर हम बात करें क्राइटेरिया ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट का क्या क्राइटेरिया होगा, तो अगर कोई भी जजेस हैं जो इसको जज कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, फिर सब देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ओरिजिनल एंड इनोवेटिव। तो सबसे पहले कि ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास यूट्यूब के अंदर कोई प्रोजेक्ट हम उसी को लेके उसको आगे रिप्रेजेंट कर दें, नहीं, अगर यूट्यूब में है और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो तो वो हो गया, दैट इज ओरिजिनलिटी, आपने उसमें डाली, मॉडिफिकेशन होगी। लेकिन आप ऐसा सच देते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो हमें जो प्रॉब्लम, उसके जो भी प्रॉब्लम ले रहे हैं उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हम क्या बात करें, केवल प्रॉब्लम ले लेते हैं लेकिन आगे हम उसको अच्छी तरह से कर नहीं पाते। नेक्स्ट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क इंक्लूडिंग टीम वर्क, लर्निंग प्रोसेस, मेथडोलॉजी ऑफ साइंस अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन। तो ये मीन्स क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना है, टीम वर्क पे ध्यान देना है, कितना साइंटिफिक एटीट्यूड इसके अंदर हुआ है, सब एक्सपेरिमेंटेशन कितना हुआ इसके अंदर और कितना वैलिड है, इन सभी चीज़ों पे अगर आप काम करते हो तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रेलिवेंट टू द कम्युनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट, आप सपोज जम्मू कश्मीर के हो और आप प्रोजेक्ट ले रहे हो मुंबई का, जिसका जम्मू कश्मीर से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो शायद वो प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो रेलिवेंट होगा सोसाइटी के लिए, वो हमारा 100% आगे सिलेक्ट हो सकता है अगर वो रेलिवेंट होगा तो। It follow smart approach. Smart approach means that is S for specific, measurable, appropriate, realistic and time bound. Means एक smart approach के साथ आगे जाना है, उसमें specific होना चाहिए, पता होना क्या काम करना है, measurable होना चाहिए, है ना, तो कई बार बात करते पता ही नहीं कहाँ की बात कहाँ कर देते हैं। अप्रोप्रिएट होना चाहिए, है ना, जो काम करें वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और साथ में टाइम बाउंड, विद इन टाइम वो प्रोसेस हो जाना चाहिए। कई बार प्रोजेक्ट लेते हैं कि उनकी रीडिंग जो हमारी साल साल नहीं आएगी, तो हमें ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना है जिसकी रीडिंग आपकी सालों साल बाद है, तो विद इन टाइम वो आपका पूरा हो जाना चाहिए प्रोजेक्ट। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से आगे जाता है। जब आप एक टीचर या स्टूडेंट मिलकर जब काम करते हैं तो प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट लगाया। इस फ्लो चार्ट को देखो, साथ साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से प्रोसेस हमारा आगे चलेगा। तो सबसे पहले आप जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो उसमें ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन, नेचुरल बात है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया आपके पास। तब आप क्या करते हो, डू बैकग्राउंड वर्क लाइक रीडिंग रेलिवेंट लिटरेचर, डिस्कसिंग विद पर्सन हैविंग एक्सपर्टाइज ऑन इशू ऑफ कंसर्न।
जाने कि मान लो कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट ले लिया, कोई एक प्रॉब्लम ले ली, अब उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, तो नेचुरल बात है कोई भी इन्वायरमेंटल इशू है, मान लो आपके वहाँ पे इन्वायरमेंट इशू है कि पोल्यूशन बहुत है आपके गाँव के अंदर और वो पोल्यूशन अभी थोड़ी सालों से बड़ा, पहले नहीं था। अब आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, बुक को रीडिंग करोगे, या फिर उस गाँव का कोई एक्सपर्ट होगा, जहाँ पे कोई बुजुर्ग होगा जिसकी एज काफ़ी है और उसने काफ़ी ज़्यादा ईयर से उस इन्वायरमेंट को देखा हुआ है, तो आप उनके साथ डिस्कशन करोगे, पुरानी बुक्स को रीड करोगे, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सो कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम को लेना है, सेकंड आपने एक्सपर्ट, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका यूट्यूब हो सकता है, वो आपका कोई लिटरेचर हो सकता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, या फिर वो कोई एक्सपर्ट हो सकता है जो उसकी जानकारी रखता हो, उससे आप डिस्कशन कर सकते हो। फिर आप देखोगे कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस, जब आपने एक्सपर्ट से बात कर ली तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि भाई हाँ ये पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब हुआ, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हैं इस गांव के अंदर और जो हवा है वो इस साइड चली है जिसके कारण हमारे यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। सो जो हिंट होगा मिलेगा आपको, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हो। हम जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस आपका सही हो सकता है वो एट द एंड हाइपोथेसिस गलत भी हो, लेकिन हाइपोथेसिस हमें फ्रेम करना होगा। जब आपने हाइपोथेसिस बना लिया जैसे आप देख रहे हो, उसके बाद क्या करना है, कैरी आउट सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप हाइपोथेसिस जो लेके चले आप कि भाई ये जो है, ये पोल्यूशन जो हमारे गांव में हो रहा है ये इन फैक्ट्रीज के कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है हवा की वो इस साइड आ रही है। ये आपने हाइपोथेसिस ले लिया, गलत भी हो सकता है। अब आपने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना। अब आप उस गांव के अंदर पोल्यूशन को चेक करोगे, वहां पे जाओगे क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको एक्सपेरिमेंटेशन और सर्वे करना पड़ेगा कि कौन कौन से गांव जो इस रास्ते में आ रहे हैं, क्या उनके अंदर भी इतना पोल्यूशन हो रहा है, उनका पोल्यूशन कम है या ज़्यादा है। ये सारा सर्वे करने के बाद आपको एक फाइल तैयार करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एनालिसिस रिजल्ट। फिर जब आप पूरा काम कर लोगे, एक्सपेरिमेंटेशन कर लोगे, सर्वे कर लोगे, तो आपके काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। उसको इकट्ठा करके आप उसको एनालाइज करोगे और रिजल्ट्स को, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालोगे, हाँ मैंने ये हाइपोथेसिस निकाला था लेकिन एट द एंड ये हाइपोथेसिस सही है या फिर गलत है, दो आगे नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखोगे इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर तो हाइपोथेसिस ट्रू है आपका, मींस ठीक है जो आपने बोला था और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हो गया, तो फिर क्या होगा, कम्युनिकेट विद लार्ज मासेस इन नेबरहुड एंड टेक सम एक्शन। तब आप उसी लोकेलिटी के लोगों से मिलोगे और मिलने के बाद क्या करोगे, फ्यूचर स्टेप लोगे कि भाई हाँ ये इसी पोल्यूशन के कारण इतने लोग मर रहे हैं, इससे हमारा पानी दूषित हो रहा है, हमारे गांव के अंदर एयर पोल्यूशन हो रही है, इससे हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, तो हमें क्या एक्शन लेना है, क्योंकि एक फैक्ट्री हमारे इतने गांव को खराब कर रही है। तो आपको किसी न किसी से मिलना होगा, उनको बोलना होगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, जो भी होगा। तो दैट इज वो फ्यूचरिस्टिक एक्शन होता है, वो भी हमें लोगों को इसके बारे में बताना। ठीक है, अब बात आती है अगर ये गलत होता है तो क्या करना है। फिर देखो हाइपोथेसिस फॉल्स, इफ द हाइपोथेसिस फॉल्स, अगर गलत होती है, हमेशा ये ठीक नहीं होगी, कई बार गलत भी हो सकती है। तो अगर ये गलत होती है तो क्या करें, तो फिर क्या होगा, हमें एक स्टेप पीछे जाना है, थिंक एंड ट्राई, फिर से सोचना है और फिर से ट्राई करना है, फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाना है, फिर से ऑब्जर्व करना है, फिर से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चन, फिर से नया सर्वे स्टार्ट होगा, भाई ऐसा नहीं हुआ तो कोई और कारण होगा, अब दूसरे कारण पे स्टार्ट कर देना। ऐसे करते रहना जब तक कि आपको सोल्यूशन ना मिल जाए। तो दोनों केसेस में हमें लर्निंग हो, है ना। तो हमारा मेन मकसद है कि बच्चा जो काम कर रहा है, हाइपोथेसिस ले चल रहा है, उनको इससे फायदा होना चाहिए, तो उससे फायदा जरूर होगा। अब बात करेंगे कि जब भी एक टीचर और स्टूडेंट मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे हमें मेन 3 चीज़ों ही इसमें इन्वॉल्व है। एक तो आपको एक फाइल जो होता है वो प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिसमें क्या होगा, आपके पास पूरे का पूरा पेपर वर्क होगा। क्या होगा हम आपको बताएंगे। तो उसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके, इंट्रोडक्शन से लेके आपका कंक्लूजन तक जो भी आपने काम किए हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे उसके अंदर रिप्रेजेंट होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, जिसके ऊपर मार्क्स हैं वो आपके चार्ट। तो 4th जो चार्ट है वो आपको तैयार करना है, 4 चार्ट तैयार करने हैं आपको। सो उनका साइज होना कितना होना चाहिए, दैट 55 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। तो इतना साइज के हमें चार्ट तैयार करने। अगर आप कुछ स्लाइड तैयार करना चाहते हो सो कर सकते हो, 4 to 5 पावर पॉइंट स्लाइड्स भी आप तैयार कर सकते हो, लेकिन जो आपको टाइम मिलेगा वो एडिशन में नहीं मिलेगा। आपको टाइम लिमिट जो है वो 8 मिनट दी जाती है, प्लस 2 मिनट आपकी इंटरेक्शन के लिए होती है। सो ये 8 मिनट में ही आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, इंट्रोडक्शन भी देनी है, इंटरेक्शन भी आपने करनी है, साथ ही साथ
आप में इसके अंदर आपको अपना जो मेथडोलॉजी है उसको भी बताना है, आपने कंक्लूजन देना है, मीन्स जो भी आप घर से तैयारी करके आए इसी 8 मिनट के अंदर ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये टाइम लिमिट का हमें ध्यान रखना है। प्लस अगर आप कोई मॉडल तैयार करके लाए तो वो भी हो सकता है। तो इट मीन्स एक हमारा पेपर वर्क होगा, दूसरा हमारा 4 चार्ट हो सकते हैं, 4 चार्ट हो सकते हैं, और लास्ट हमारा कोई मॉडल अगर तैयार करके लाए हो तो ये आपके पास 3 मटेरियल होना चाहिए जब भी आप अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने आ रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज इवैल्यूएशन शीट। तो क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो हर एक के दिमाग में होता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, या सिलेक्ट हम नेशनल लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में जो एवेल्युएशन होती है वो अलग अलग होना चाहिए। तो मैं आज डिस्कस करूंगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब हम देखते हैं कि जो एवेल्युएशन है वो किस तरह से होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब एवेल्युएशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चा कहता है हम इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया था लेकिन हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो उन बच्चों ने हमारी एवेल्युएशन शीट होती है, एवेल्युएशन होती है, उस पर ध्यान नहीं दिया होता। तो बड़े सारे एलिमेंट रह गए होते हैं जिसके कारण वो वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो किन चीज़ों पे ध्यान देना है वो आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे आपको क्लियर करता जाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, साथ में मैक्सिमम मार्क्स और टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कंसेप्ट, तो यहाँ पे रिटन रिपोर्ट जो है वो 10 मार्क्स की है और ओरल प्रेजेंटेशन 10, यानी कि जो आपने तैयार किया हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है उसको भी वो जजेस चेक करेंगे, एवेल्युएटर चेक करेंगे, 10 मार्क्स हो गए। और जब आप उस पर बात करते हो 8 मिनट के अंदर तो उस प्रेजेंटेशन के भी 10 मार्क्स, टोटल हो गए 20 मार्क्स। रेलिवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट टू द थीम, तो जो आपने बनाया है उसका क्या रेलिवेंस है कोई, अगर रेलिवेंस है तो उसके भी 10 मार्क्स रिटर्न के और 10 मार्क्स आके टोटल आपके ओरल के, तो जो आप उसके ऊपर बात कर रहे हो 20 मार्क्स टोटल हो गए। नेक्स्ट आ गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू, तो जो आपने इशू लिया है, प्रॉब्लम लिया है, क्या उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है, या फिर किसी टीचर ने किसी और ने अपने प्रोजेक्ट को तैयार करके भेज दिया और जब आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे आपको कुछ भी आंसर ना बताओ, इट मीन्स उसका कितना नॉलेज है आपको, उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। ये भी आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, तो आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें कितने एफर्ट्स लगाए हैं, कितने लोगों से मिले, क्योंकि वो उसमें आपका रिप्रेजेंट करेगा, उसके भी 15 रिटर्न के और 15 आपसे जो बात की जाएगी जो आप समझाओगे उसके ओरल के, तो ये 30 मार्क्स रहेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन, तो आपने कितने एक्सपेरिमेंट किया और कितना वो वैलिड है उसके भी आपको 10 + 10 20 मार्क्स। इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट, आपने कितना अपना इंटरप्रिटेशन किया उसके ऊपर और साथ ही साथ जो अटेम्प्ट किया प्रॉब्लम सॉल्व के लिए उसके भी एफर्ट्स के आपको मार्क्स मिलते हैं, दैट इज 20 10 दोनों के। टीम वर्क, तो इसमें क्योंकि कई बार हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं कि मैंने ये किया, तो वो गलत होता है। जब भी हम रिप्रेजेंट करें तो हमें बोलना है स्टेज के ऊपर कि हमने ये किया, दैट रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट करेगा, टीम वर्क। तो टीम वर्क कितना उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफ्स भी होंगे, किस बच्चे ने कितना काम किया वो सारा उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, सो उसके भी हमें कितने मार्क्स होंगे, दैट इज 20 मार्क्स। बैकग्राउंड करेक्शंस, उसके भी हमारे पास कितने होंगे, 20 मार्क्स, 10 रिटन 10 ओरल। तो प्रेजेंटेशन जो है 10 + 10 20 मार्क्स। इसका मतलब जो मैंने पहले एग्जांपल बताई, तो वो सारे बच्चे कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं लेकिन उनका जो मटेरियल होता है, उनका जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है वो अच्छा नहीं होता, तो हम कहते हैं कि भाई वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो उसको अगर 10 आउट ऑफ 10 मिल जाते हैं रिटन के, 10 आउट ऑफ 10 अगर ओरल मिल जाते हैं तब भी उसके 20 मार्क्स होते हैं। तो उसके 20 मार्क्स आउट ऑफ 200 है, जहाँ फिर ऊपर से थोड़े और बढ़ जाएंगे लेकिन सारे नहीं ले पाता। इसलिए जब भी आप प्रोजेक्ट तैयार करोगे तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना, चाहे वो रिटन की फॉर्म में होगी, चाहे एक्सपेरिमेंटेशन होगा, चाहे बैकग्राउंड, सब कुछ तैयार रखना है, तब जाके आपके मार्क्स जो है वो 200 के नियर अबाउट आप बोल सकते हैं, बिल्कुल नजदीक पहुंचेंगे। अगर आप एक ही एस्पेक्ट पे बात करके बच्चे को प्रोजेक्ट दिया और वो दर बोलता जा रहा है तो उसके मार्क्स पूरे नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए हमें एवेल्यूएशन शीट को भी ध्यान में रखना है जब भी प्रोजेक्ट को बनाना है। तो ये थे कुछ आपके बोल सकते हो छोटी छोटी बातें जब भी आप इस प्रोजेक्ट को नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को तैयार करते हो। तो थैंक यू। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा, कुछ भी आपने पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपने ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करवा सकते हो, दैट इज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं और अच्छी वीडियो जो है इस कंसर्न लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।